एक सिंगल 1 फुट जगह कोई नजायज़ किसी की मेरे पास दिखाए, मैं 10 करोड़ रुपया उसको इनाम दूंगा। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों से क्लियरेंस के बाद ये अनपढ़ जाहल डफर किस्म के लोग हैं, इनको सिस्टम का पता ही नहीं है कि बदमाशी का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वसीम ज़फ़र जट है, कैसे क्लियरेंस देंगे अवाम को? अगर मैं इतना ही बड़ा माफिया हूँ तो मेरे पे इतराज़ लगाए ना, कोई जवाज़ है तो लाएं सामने। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम वॉइस ऑफ पंजाब का मंशूर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले जितने भी इलेक्शन हैं उनके अंदर जो हिस्सा लेने वाले हमारे कारकुनान, हमारे उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान से, पंजाब से, और उनके मुतल्लिक़ जो हमारी आवाम के ज़हनों में कुछ सवालात होते हैं उनको टीम वॉइस ऑफ पंजाब आवाम के सामने लेके आती है, उनके जवाबात लेके आती है। और उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट होते हैं बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के, उनसे हम फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका मंशूर क्या है, आखिर वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो इससे पहले हमारे सियासतदान नहीं कर सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के स्टूडियो में आज जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मोहतरम जनाब चौधरी वसीम ज़फ़र जट साहब, इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम टीम वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया है। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब इनसे भी ऐसे अहम सवालात के जवाबात लेगी जिनके आप मुंतज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जैसा कि इलेक्शन जो है वो बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है और आपकी कंपेन जो है वो ज़ोर शोर के ऊपर है, बिलखसूस आरिफ आला के अंदर। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल आपसे है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, कहाँ तक कंप्लीट हुई है, सियासत में आने की वजह क्या बनी? आरवाला किसी किया है, MCI स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद बाकी तालीम मेरी लाहौर की है। तो सियासत में आने का मकसद यहाँ एक दो ख़ानदान ऐसे थे जो मुसलसल एक माफिया टाइप जो है ना वो बने हुए थे। और आपने देखा होगा कि सिटी के अंदर आप बाहर निकलें, एक जैसे आप लगता ही नहीं है कि शहर में आए हुए हैं, मतलब जैसे एक देहात गांव या एक उजाड़ पड़ी हुई है और प्रॉपर कोई किसी एक सिटी के अंदर जो सहूलियात होती हैं पिछले 40 साल से मुख्तलिफ़ अदवार में ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं। सिर्फ हादसाती तौर पे इनको मिल जाता था क्योंकि बंदा कोई था नहीं और टिकट मिलता था। और कोई बंदा भी पहले तो जो मसूफ़ पुराने सियासतदान थे वो आपने देखे बारियां लगी हुई थी और इलेक्शन के बाद जो जीतने वाला वो भी नज़र नहीं आता था, जो हारने वाला वो तो बिल्कुल ही उसी रात ही गायब हो जाता था। तो उसके लिए यहाँ देखें इस हलके में NA 140 के हलके में 80% देहातों के अंदर हाई स्कूल ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, सही बात। प्राइमरी और उनकी जो बिल्डिंग्स उनकी लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं, किसी की प्रॉपर है, किसी की नहीं है, किसी की मतलब बड़ा अजीब एक सिचुएशन बनी हुई थी। तो कोई मेडिकल का कोई वो नहीं है, कोई हॉस्पिटल आपको प्रॉपर नज़र नहीं आता, अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो यही एक था कि अभी मैं जब देहातों में निकलता हूँ, हल्के में जाता हूँ तो बड़ी गुर्बत है, बहुत गुर्बत है जी। वसीम भाई, अगर देखा जाए आप दूसरी दफ़ा आरिफ आला NA 140 से जो है ना वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस आरिफ आला के अंदर जो साबका सियासी मरूसी सियासत चल रही थी, आप उसको चेंज कर पाएंगे? मेरा ख़्याल है कि अब तो वो मरूसियत जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी लोगों को शऊर आ गया है, लोगों को समझ आ गई है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अभी यहाँ पहले जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए थे उनके गिर्द जो एक माफिया टाइप जमा हुआ था, तो शहर की जो करप्शन का जो जो सिचुएशन है, जो सिटी के अंदर आप मुझे बताएं कि सहूलियात का कितना फुकदान है। तो यहाँ आप मेरा ख़्याल है कि दिन के 12 बजे भी कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाएं तो वो हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ से एक पर्ची बनती है जिसको लाहौर ले जाएं, कोई प्रॉपर इलाज है तो मुझे बताएं। तो मुख्तलिफ़ अदवार में ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काम ये इतना करते हैं कि सरकारी पैसों से ट्रांसफार्मर लगता है तो उसके ऊपर पहले अपनी फ्लैक्स लगाते हैं, फिर उसके साथ खड़े होकर सेल्फ़ी लेते हैं,
फिर लोगों को कहते हैं जी आपके मोहल्ले में हमने लाइट लगा दी, कोई मिशन मकसद इनका नहीं है। तो उसको अब हमने तोड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये जो अनकरीब हम जो पावर शो करने जा रहे हैं इसमें हल्के का रुख तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर उस पावर शो का बेसिक मकसद क्या होगा, वो आरी वाला की किस लोकेशन पे करने जा रहे हैं, कितनी गैदरिंग की तवक्को करते हैं, आवाम का रुझान जो है वो वसीम ज़फ़र जट के साथ कितना नज़र आ रहा है? देखें, वो इस वजह से हम करना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल लोग ये समझ रहे हैं कि नून को बड़ी स्पेस दी है और नून के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है सर फहरिस्त। तो मैं तो कैंपेन के दौरान देहातों के अंदर अगर मैं किसी एक सिंगल बंदे से भी मिलने जाता हूँ तो पूरा पूरा गांव बाहर आ जाता है। अगर किसी बस्ती में जा रहा हूँ तो पूरी पूरी बस्ती बाहर आ जाती है। लोगों के अंदर एक महरूमी है, उसको हम चूँकि इस वक्त मुकाबला सिर्फ नून का और हमारा ही है और मैं समझता हूँ कि अभी जो लोगों के दिल के अंदर एक बात है कि नून के उम्मीदवार हैं और उनके वोटर सपोर्टर ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी उम्मीदवार कुछ जेलों में चले गए, कुछ वो जो हैं इलाका बदर कर दिया उन्होंने, या जो भी उन्होंने पीटीआई जैसे क्राइसिस में जा रही है। तो इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका क्या कसूर है, जो 9 मई के अंदर नहीं थे, जिनका कोई कसूर नहीं है, तो वो क्यों ज़ेर ज़मीन चले गए हैं? तो उनको हौसला देंगे हम। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोगों ने, जिन लोगों ने ये इक़दाम किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए एक हौसला अफ़ज़ा बात होगी। हम इस शहर के अंदर लोगों को एक मैसेज पास करेंगे और हज़ारों की तादाद में वो लोग होंगे कि सिर्फ़ एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जिसको वो उम्मीदवार समझ रहे हैं, ना तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, ना नून को गवर्नमेंट देने जा रहे हैं। ये गलत फहमी का शिकार हो गए लोग और उसको हम साबित करने के लिए पब्लिक का एक जो रुझान है उसको तब्दील करने के लिए, सोच को चेंज करने के लिए हम जो है ना इसको अपना एक पावर शो करने जा रहे हैं और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट निकालेंगे। सर लोकेशन आपने कंफर्म नहीं की? लोकेशन अभी मेरी जो टीम है जो हल्के में वर्क करती है, अभी हम लोकेशन डिसाइड करेंगे और उसकी एक दिन पहले 24 घंटे के नोटिस पे हम वो प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह वो इतना बड़ा प्रोग्राम होगा कि शहर की तारीख याद रखेगी। मोहतरम आपने बात की है कि ये जो शहर बदर हो रहे हैं लोग, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, क्या आप नहीं समझते कि ये उनका सियासी और आइनी हक है? बिल्कुल, हर किसी का सियासी और आइनी हक है। आप किसी को हाथ पाँव बांध दें, उसकी आंखें भी बांध दें और उसको एक पिंजरे में या एक छोटे कमरे में बंद कर दें और उसके सामने एक कमज़ोर पहलवान को खड़ा कर दें, फिर उस जो आंखें जिसकी बांधी हैं आपने, आप कहें जी इसके साथ आपने कुश्ती करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। भाई एक अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। हमारी आवाम के ज़हनों के अंदर एक जो सवाल गर्दिश करता और मार्केट के अंदर मुझे एज ए एंकर सुनने को मिला है कि वसीम ज़फ़र जट की जो शख्सियत है उसके पीछे जो पैसा है, जो इनकम ऑफ सोर्स है, वो उनका जो है ना वो कब्ज़ा माफिया कह लें या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोगों के साथ इनके जो रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सरकारी रकबा है या किसी गरीब लोगों का रकबा है उसके ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा करना इनका एक मंशूर है। इसकी क्लियरेंस आवाम को कैसे देंगे? सबसे पहले जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करें। जो लोग कहते हैं कि हम सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, उनके अपने डेरे और उनके अपने घर जो हैं वो सरकारी शामलाटों में बने हुए हैं। ये गुलशन इकबाल कॉलोनी के अंदर जो डेरा है इसका रिकॉर्ड चेक कर लें आप, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर भी लें, ना आप बेच सकते हैं, ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ना उसको किसी सूरत भी आप किसी भी कैटेगरी में नहीं ला सकते, तो आप खामखा टाइम क्यों ज़ाया करेंगे। तीसरी बात यह है कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे मेरे रिलेशन हैं, तो अगर आप अपने सिटी में लगा लें, सिटी में अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है आपके, तो क्या उसका जो पैसा वो उसने मेरे लिए रखा हुआ है? ऐसा है? अच्छा, तीसरी बात जो कब्ज़ा माफिया की है कि मैं आरफ वाला की बात कर रहा हूँ, फिर मैं
डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पंजाब की बात करता हूँ, फिर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। कोई माई का लाल पूरे मुल्क के अंदर एक सिंगल 1 फुट जगह कोई नाजायज़ किसी की मेरे पास दिखाए, मैं 10 करोड़ रुपया उसको इनाम दूंगा। मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ। कोई 1 फुट जगह किसी की मेरे पास दिखाए, किसी के साथ कभी मैंने एक लम्हा कोई ज़्यादती की हो, कोई एक सिंगल बंदा सामने आए। एक इस सिटी के अंदर जितने लोग जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, नाजायज़ एफ़आईआरें होती हैं, नाजायज़ जुल्म होते हैं, वो उनकी अब बाहमी लड़ाइयों से ये थाने कचहरियों के पैसे लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैंने इस सिस्टम को बंद किया है यहाँ। मैंने डिपार्टमेंट वालों को कहा है कि कोई भी अगर जाली या झूठी एफ़आईआर किसी के ऊपर देगा तो उसका मैं खुद पीछा करूँगा। तो इनके इनके जो डेरों के अखराजात हैं वो थानों के पैसों से चलते हैं। तो अगर मैं वो बंद करने जा रहा हूँ तो इनको तकलीफ़ तो होगी। देखें, आजकल तो कोई किसी का एक बाइक नहीं रख सकता नाजायज़ तौर पे। तो आप मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मेरी अपनी है। अगर किसी की कोई ज़मीन है, कोई एक सिंगल बंदा सामने तो लाएं। कहते हैं ना, सुना है ना, कोई एक सिंगल सामने ले आएँ, मीडिया के सामने पेश कर दें, किसी सिस्टम के सामने, किसी प्लेटफार्म पे ले आएँ। पुलिस है, एफआईए है, नैब है, बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कोई एक बंदा तो सामने आए ना जो ये दावा करे कि मेरी 1 इंच ज़मीन इनके पास है। वसीम भाई, ये जो आपके पास रकबा है, ये जो आपकी ज़मीन है, ये विरासत में आई है आपके? नहीं, विरासत में नहीं आई। आपने खुद परचेज़ की है? ये ज़मीनें अल्लाह का शुक्र है, हम एक नॉर्मल से ज़मींदार थे। फिर मैं गया तो पढ़ने के लिए था, इस एरिया से बाहर जब मैं गया हूँ तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से रियल एस्टेट का काम किया है। और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के साथ मैं डीएचएस के साथ काम कर रहा हूँ। और डीएचएस के साथ जो बंदा काम करता है उसको पहले पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों से चेक किया जाता है, उसके बाद उसको डीएचए में रजिस्टर्ड करते हैं। उसकी कंपनी को, उसके सिस्टम को डीएचए के अंदर एंट्री मिलती है पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों से क्लियरेंस के बाद। ये अनपढ़ जाहल डफर किस्म के लोग हैं, इनको सिस्टम का पता ही नहीं है कि एक पाकिस्तान मुल्क का इतना बड़ा अदारा है, उसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके आप हाईवेज़ का काम करते हैं, आप हाई राइज़ का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, तो उस अदारे में काम जब आप करते हैं तो पाकिस्तान की तमाम एजेंसी से वेरीफाई होना ज़रूरी है। वो तमाम क्लियर, अभी आप मेरे ये नॉमिनेशन पेपर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मेरे एक्सेप्ट होते हैं। 13 में भी हुए, 18 में भी हुए, अभी भी हुए। मेरे पे तो कोई इतराज़ नहीं लगा। अगर मैं इतना ही बड़ा माफिया हूँ तो मेरे पे इतराज़ लगाए ना, कोई जवाज़ है तो लाएं सामने। कोई अगर देखा जाए, ये जो आपने इतना प्रोटोकॉल, गार्ड्स और ये महंगी महंगी गाड़ियाँ, इनके पीछे क्या कोई आपकी कोई रंजिश किसी से चल रही है, अपनी सेफ्टी है या शौक़ है? देखें, आप एक आदमी 5,000 में यहाँ से लाहौर जाके वापस आ जाता है, एक आदमी 1.5 लाख 2 लाख में यहाँ से जाके वापस आता है। तो क्या ये काम शौक़ से होते हैं? तो आपकी जब दुश्मनी हो, आपने आपके बड़े बड़े सूरमाओं के साथ आपकी टक्कर हो, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी ना रखें या सरकार के खाते पड़ जाएं? थानों को दरखास्तें दें कि हमारा ख्याल रखें, ठीक है, जो कि कभी भी वक्त पे कभी भी वो पहुंचते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं शहर में भी चलता हूँ तो पूरे शहर में, इस पूरे हलके में कोई एक सिंगल गरीब आदमी आके मुझे कहे कि मेरी मूवमेंट से किसी को तकलीफ़ है, किसी को मेरे गार्ड ने कभी उफ तक कहा हो। अगर मैंने, जैसे कि ये लोग यहाँ रेडी बानों से भी पैसे लेते हैं, यहाँ ये लोग यहाँ पर जो ये रेत सीमेंट की जो गुज़रती हैं उनसे भी पैसे लेते हैं। जगह जगह से इन्होंने पैदागिरी
है इनकी, और बाज़ारों से मुख्तलिफ़ जगहों से ये बत्ताखोरी करते हैं। मेरा कोई दिखाएं, अगर मैं साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरी किसी को तकलीफ़ नहीं है। पाकिस्तान के अगर मैं कोई गलत करता हूँ या मेरे पास कोई गलत सोर्स ऑफ इनकम है, तो पाकिस्तान की एजेंसियाँ मौजूद हैं ना, क्यों नहीं जाते उनके पास? मैं चैलेंज करता हूँ कि आप किसी एजेंसी के पास जाएं ना, उनसे कहें चेक करें। अभी फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी मैंने जब ये कागज़ फ़ाइल किए हैं, क्या उस वक्त सारी एजेंसियों से चेक नहीं हुआ मैं? तो फिर मुझे बताएं कि कहने की हद तक तो फिर वो गुनाहगार है ना जो इल्ज़ाम लगाते हैं। वसीम भाई, अगर देखा जाए तो आपने आरीवाला से दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाए हैं। सियासत के अंदर आरीवाला की तारीख में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो बाकी सियासतदान पिछले 75 सालों में नहीं कर सके? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आपके इस हलके में इतनी गुर्बत है, आप देहातों की साइड पे चले जाएं, लोगों के पास पैनाडोल में भी मैसर नहीं है, और जो किसान हैं उनके पास खाद बीज का कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनको एक्स्ट्रा बिलिंग होती है। वो जो वापडा वाले हैं वो उनसे मंथलियाँ लेना शुरू हो गए हैं, पैसे दे दो नहीं तो हम आपके मीटर काट के ले जाएंगे। तो एक ब्लैक मेलिंग चलती है। तो जो किसान उसकी जितनी भी फसल हो जाती है ना, वो फसल काटने से मंडी पहुंचने से पहले खा चुका होता है। मतलब इतना उधार वो डबल ट्रिपल प्रॉफिट पे उठा चुका होता है, वो पहले खा चुका होता है। किसानों की बेटियां कभी अच्छी तालीम नहीं ले सकती, उनकी बेटी कभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंचती है किसी भी तरीके से, किसान बूढ़ा हो जाता है मगर वो अपनी बेटी के कभी टाइम पे हाथ पीले नहीं कर सकता। ये इतनी गुर्बत है। मुझे क्या है, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मेरी हैसियत औकात से ज़्यादा अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है। तो मैं तो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मैं खाक क्यों छान रहा हूँ? तो अगर मैं इनके लिए ये कुछ करना चाहता हूँ और वो अगर ये कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये तो बड़ी दुख की बात वसीम है। भाई, आरीवाला की तारीख के अंदर दो बड़े नारे देखने में नजर आए हैं, हमने बदला है आरीवाला, दूसरे कह रहे हैं जी हमारे काम बोलते हैं। आप इनके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मीडिया जो है, मीडिया वाला कोई भी शख्स है, कोई सहाफ़ी है, तो वो माशरे की आँख और कान का काम करता है। तो अगर जितना आरफ वाला बदला है, आप वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, जो अदारे बने हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, जो काम बोलते हैं, कोई एक काम गिनवा दे मुझे, कोई काबिल तारीफ़ काम हो। हाँ, ये है कि अगर कोई सिंगल रोड जा रही है तो उसके अंदर फुटपाथ के एक्स्ट्रा पैसे मंजूर करा के वो ज़रूर बना दिया है, फिर उसको अगले साल उसको हटवा दिया वहाँ से कि ये जगह तंग हो गई है। कोई प्लानिंग ही नहीं है। शहर जो हैं वो बढ़ते गए हैं। अब ये बाईपास का इन्होंने बनाया है, मुझे बताएं इसका कोई फ़ायदा है? कोई इसका फ़ायदा है? इसकी प्लानिंग ही गलत है। इस लोगों का इस पीछे कहना है कि अपनों को नवाजा गया है। बिल्कुल 100% वहाँ जिधर जिधर लोग मुतल्लक सिस्टम वाले थे उनको वहाँ से इसका कोई फ़ायदा तो मुझे बताएं। इसकी बुनियाद और बनावट ही ठीक नहीं है। मतलब इस शहर को यही जो रोड है इतना खूबसूरत हम कर सकते थे, तो इस सिंगल सी एक रोड खींच के रख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मैं समझता हूँ उसका। मैं अगर कहूँगा तो आप कहेंगे जी सियासी मुखालफिन है, तो बदला है तो आप मुझे कहीं बदला दिखाएं तो सही ना। कोई साफ़ पानी दिया है, कोई इलाज दिया है, कोई आप एजुकेशन दी है, कोई यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, कोई कॉलेज बनाए हैं, कोई आपके यहाँ पे गवर्नमेंट से लड़ के कोई मुफ्त अदारे बनाए हैं, कोई आपके सिटी के अंदर कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट तो मुझे दिखाएं जो लेकर आए हैं, कोई एक दिखा दे मुझे। हाँ, ये है कि जो अगर किसी गरीब को FIR मंगवा के थाने से देनी है, 5,000 का 10 ज़रूर कर दिया होगा इन्होंने। हर डेरे पे टीम बैठी हुई है, हर सियासी डेरे पे टीम बैठी, पैसे ले रहे, वो बेचारे कपड़े तक बेच के देते हैं इनको, ये खून चूसते हैं उनका। तो अगर मैं फ़ोन करके FIR कराता हूँ, इसका मेरिट बनता है FIR करें, तो फिर ये मेरा कसूर है। वसीम भाई, अल्लाह आपको कामयाबी दे, NA 140 से अगर आप जीतते हैं तो आरीफाला में आप कौन सी कमी महसूस करते हैं जो सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं? आरा वाला में सबसे पहले तो इतना ज़्यादा गंद है जो आपको हर तरफ नज़र आएगा, सफाई कोई नहीं है।
फिर आरफवाला के अंदर कोई इलाज का बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। फिर आरफवाला के अंदर आपके इस वक्त यूनिवर्सिटी का कैंपस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियां यहाँ से साहिवाल और लाहौर मूव करती हैं, वहाँ हॉस्टल्स का जो माहौल है वो इतना गंदा है कि आपकी सोच है। वसीम भाई, इलेक्शन के बाद अवाम में नज़र ना आना और अवाम के जहनों में एक आपके बारे में खलश है कि बदमाशी का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वसीम ज़फ़र जट है, कैसे क्लियरेंस देंगे अवाम को? सबसे पहले तो नज़र आने की बात यह है कि 5 साल 18 के इलेक्शन के बाद 5 साल तक सिर्फ वसीम ज़फ़र जट का ही ऑफिस था जो पॉलिटिकल ऑफिस शहर में ओपन रहा है, और वो टीम बैठी रही है। वहाँ उनको वकला अवेलेबल थे, वहाँ उनके जितने मसाइल थे। फिर मैं अगर अपना बिज़नेस देखता हूँ, आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, वहाँ मेरा घर है, मैं लाहौर में मेरा सारा मेरी कंपनीज काम करती हैं, तो वहाँ जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बाहर निकलता हूँ जब नेक्सी की तरफ, तो 100 या 150 लोग आरफवाला से जाके बैठे होते हैं। यहाँ के सियासतदानों को उनके दूसरे जो सेकंड होम है उनके घरों में जब यहाँ के वो लोग जाते हैं जिनसे वो वोट लेते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते। लोग रोडों पे या बाहर दुकानों पे इधर उधर बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से लोग जब जाते हैं वो मेरे पास रहते हैं, खाते पीते हैं, उनका वो यहाँ जाके ऐसे रहते हैं जैसे जैसे उनका अपना घर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से खाने का ऑर्डर करते हैं। तो सिटी के अंदर 5 साल तक हमारा ही सेटअप अभी तक ओपन है। रही बात नज़र ना आने की, तो मेरा ख्याल है मैं हर वीकेंड पे 2 दिन यहीं था, और मेरा टेलीफोन जो मेरा नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आज फ्लैक्सेस के ऊपर भी मैंने वही नंबर दिया है, हमेशा यही देता हूँ। पम्फलेट के ऊपर भी वही नंबर है। एक गरीब आदमी कॉल करता है, मैं उसकी कॉल खुद लेता हूँ। तो फिर ये तो शिकवा ही नहीं होना चाहिए कि मैं उनको मिलता नहीं हूँ। चोर जब चोरी करता है तो एक सिपाही या कोई वर्दी वाला उसे नज़र आता है ना, उसके दिल में कोई दहशत पैदा होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझसे अगर कोई लोग चलते हैं तो वो 2 नंबर जाहल डफर किस्म के लोग हैं जो गलत प्रोपोगंडा करते हैं। फिर वो पहले वो बात करते हैं, बाद में वो डरते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं शाम को बाज़ारों में निकलता हूँ, ये रेडियों वाले, फ्रूट वाले, ये आपके दही भल्ले वाले, आगे पीछे दुकानदार सब मिलते हैं, वो खींच के पास बिठाते हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ। चौकों चौराहों पे बैठता हूँ, मैं फुटपाथों पे उनके साथ में बैठता हूँ, खाता पीता हूँ। वो तो मुझसे नहीं डरते। तो यहाँ की जो अशराफिया जो खुद को समझती है 2 टके के लोग हैं जो शाम को शराब और कबाब की महफ़िलें सजाते हैं, वही लोग क्यों डरते हैं मेरे से? या उस पार्टी के लोग मुझसे क्यों डरते हैं जो जिनके डेरों के ऊपर नाजायज़ कमाइयाँ होती हैं, जो थानों के पैसे लेते हैं। एक गरीब आदमी की अगर भैंस चोरी हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि उसकी 4 बकरियों जितने तो वो पैसे ले लेते हैं एफआईआर कराने के। ये चीज़ हाँ, दहशत मुझे बताएं कि हर मोमन की दहशत होती है, हर मुसलमान जो अंदर से साफ़ होता है उसकी दहशत होती है, और उसकी दहशत होनी चाहिए कि वो बंदा ना गलत काम करता हो, ना करने देता हो, ना होने देता हो। दहशत होनी चाहिए। अगर इस हवाले से मेरी दहशत है तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। हाँ, अगर मैंने किसी से ज़्यादती की है, किसी से मैंने कभी कोई ऐसी ज़्यादती की हो, किसी से नाजायज़ कुछ मतलब मैंने कोई ऐसी डिमांड की हो, कोई शहर के अंदर मेरा कोई जुआ खाना चलता है, शहर के अंदर मेरी कोई दूसरे लोगों की तरह मंशियात बिकती है, तो कोई एक सिंगल तो ढूंढ के लाए ना हमारे ख़िलाफ़, कोई कोई शवाहद लेकर आए। तो वो ये लोग मंशियात भी बेचते हैं, इनकी शराबें भी बिकती हैं, ये लोग शहर के नौजवानों को गुमराह भी करते हैं, और फिर दहशत भी हमसे है। इसका तो जवाब आपके पास होना चाहिए। भी पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ मैं भावलपुर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह बिज़नेस करता हूँ मैं जाता हूँ। तो बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंफर्टेबल है। तो अगर कुछ चोर मुझसे दहशत खाता है तो उसका मैं क्या करूँ? की सियासत की बात की जाए, जो अहम सियासतदान हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो, आसफ़ अली ज़रदारी, फेवरेट शख्सियत कौन सी है? देखें, फेवरेट शख्सियत मेरी इमरान खान थी।
तो इमरान खान को मैंने जब आपको पता है मैंने लाइफ के 15 साल उसको दिए थे, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था, ठीक है। तो फिर भी मैंने कोई बगैर गिला शिकवा किए मैं अपने घर बैठ गया। अब उस पर अगर मुश्किल वक्त है उन कारकुनान के ऊपर जो आरफ वाला में जो मेरी वजह से उस पीटीआई में गए थे, तो मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। तो फेवरेट शख्सियत हमेशा वही होती है जो अपनी ज़ात के लिए सियासत ना करे, अपने मुल्क के लिए सियासत करे। आज जिन मुल्कों की फ़ौज कमज़ोर है या जिन मुल्कों की अवाम फ़ौज के ऊपर बकवास करती है, तो वो इराक़ बन जाता है, वो लीबिया बन जाता है, वो अफ़गानिस्तान बन जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी फ़ौज है तो हमारा मुल्क मज़बूत है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फेवरेट जो सबसे ज़्यादा फेवरेट इस वक्त मेरी है, कोई भी पाकिस्तान का जर्नैल है, कोई एक नहीं है, कोई एक मतलब कोई भी जर्नैल है पाकिस्तान का जो उम्मत मुसलमान का जर्नैल है, वो मेरा फेवरेट है। वसीम भाई, इलेक्शन बड़े नज़दीक हैं, कंपेन ज़ोरों शोर से चल रही है। NA 140 के हवाले से आरिफ आला की आवाम के नाम आइंदा इलेक्शन के हवाले से कोई अहम पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि पिछले 40 साल से जिन लोगों को आजमा रहे हैं, एक दफ़ा क्योंकि चॉइस नहीं थी उनके पास, एक दफ़ा वोट देते हैं, फिर 5 साल वो मुसल्लत हो जाते हैं उनके ऊपर। इस दफ़ा वोट देते वक्त वो ये ज़रूर देखें, तहकीक करें, छानबीन करें कि उनके चेहरे और हैं, करतूत और हैं। उनके चेहरे और हैं, करतूत और हैं। छानबीन करें अपनी बेटियों की तालीम और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अगर ये शहर मेरे साथ खड़ा होगा, इंशाअल्लाह इस कुर्बानी को मैं कभी रायगा नहीं जाने दूँगा। जी नाज़रीन, TY पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब ज़फ़र जट साहब, इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। TY पंजाब ने कोशिश की है कि ऐसे सवालात के जवाबात लिए जाएँ जो हमारी आवाम जानना चाहती है, जो हमारी आवाम के दिलों में जो खलशें हैं, कोई गलत सवालात हैं, उनके जवाबात क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह TY पंजाब बहुत जल्द मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, तहसील आरीवाला, डिवीज़न साहिवाल के नए सियासतदान के साथ अपना ख्याल रखिएगा। TY पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।